एमसी को उसके फादर ने टेलीपोर्ट किया होता है। उसके फादर एमसी से कहते हैं, इसे देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एमसी कहता है, यह एक तरह की चमकती हुई चीज है। एमसी का फादर ट्रिब्यूलेशन थंडर को अपने हाथों में कलेक्ट करते हुए कहता है, और कुछ? एमसी कहता है, यह थोड़ा नॉइजी है। एमसी का फादर कहता है, तुम इस बारे में जानते हो कि यह ट्रू इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन ऑर्डिनरी ट्रिब्यूलेशन से बिल्कुल अलग है। तुम इसे ध्यान से देखो और इसे सीखने का एक्सपीरियंस लो। एमसी का फादर उस थंडर को एमसी को देते हुए कहता है, जब तुम एनिमीज को फेस करो तो तुम इसे उन पर फेंक सकते हो। यह लाइटनिंग तलिस्मान से कहीं बेहतर है। थंडर बॉल को एमसी को देने के बाद उसका फादर चला जाता है। टिंग टिंग उस थंडर बॉल को देखने लगती है। एमसी उस थंडर बॉल को अपने पॉकेट में रख लेता है। एमसी टिंग टिंग से कहता है, तुम्हें सच में लोगों को मुसीबत में देखना अच्छा लगता है ना? इसलिए तुम मुझे सिर्फ कल्टीवेट के लिए नहीं कह रही हो ताकि मुझे भी किसी ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़े। टिंग टिंग कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारा सीन कुछ घंटे बाद आता है, जहां पर वार्ड लॉर्ड वानफू टी बना रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी उनके रूम में एंटर होते हुए कहता है, फोर्थ अंकल, यह बहुत गलत था। क्या आपने मुझसे यह प्रॉमिस नहीं किया था कि अब आप मुझे किसी भी चारे के रूप में यूज नहीं करेंगे? उसके अंकल कहते हैं, यह मेरी गलती है क्यान फैन, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और सेकंड अंकल तुम्हारी भरपाई करेंगे। एमसी लालची बनते हुए कहता है, क्या कुछ भी? यहाँ तक कि सुकोंग ट्रेजर द्वारा बनाई गई फिश रॉड भी? एमसी को देखने से यह लगता है कि यह इसी मौके के इंतजार में हो। उसके फोर्थ अंकल कहते हैं, वेल। तभी वहां एमसी का फादर एंटर करता है। एमसी का फादर जाकर अपने भाई के साथ टी पीने के लिए बैठता है। फोर्थ अंकल टी का कप भरते हुए कहता है, पेट्रियाच, ट्रू इमोर्टल रेलम पर पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशन, आपकी इमोर्टल ब्लेसिंग इटर्नल रहें। एमसी का फादर कहता है, बानफू, हम दोनों भाई हैं, तुम्हें मुझे पेट्रियाच कहने की जरूरत नहीं है। हमारा एमसी भी उन्हीं के साथ बैठा टी पी रहा होता है। एमसी का फादर एमसी से कहता है, क्या तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच गए? एमसी ऑकवर्ड फेस बनाकर कहता है, यह एक एक्सीडेंट था। एमसी का फादर एमसी की बात सुनकर कहता है, यह अफसोस की बात है कि तुमने थोड़ी देर से ब्रेक थ्रू किया। यदि तुम स्प्रिट कंडेंसेशन या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेस्ट स्टेज में होते तो तुम एंशिएंट इमोर्टल एकेडमी के सीक्रेट रेलम में भाग ले सकते थे, पर तुम अभी सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज पर हो। यदि तुम इसमें पार्टिसिपेट भी करते तब भी इससे कोई मदद नहीं मिलती। एमसी कहता है, हाँ, इस बात की मुझे अफसोस है, और मन ही मन सोचता है, एंशिएंट इमोर्टल एकेडमी, यह परेशानी की बात है, इसलिए मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचूंगा। एमसी का फादर एमसी से कहता है, क्यान फैन, लगता है अब तुम्हारी मैरिज की उम्र हो गई है। एमसी शादी की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, आप क्या कह रहे हैं फादर? आपने यह बात अचानक क्यों कही? एमसी का फादर कहता है, क्योंकि किंग टियान डायनेस्टी हमारी लू फैमिली के साथ मैरिज से अलायंस बनाना चाहती है। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद तुम परफेक्ट मैच हो। यह तुम्हारे घर बसाने में मदद करेगा। जल्दी से वे तुम्हारी मैरिज पर बात करने आएंगे। फोर्थ अंकल कहता है, किंग टियान डायनेस्टी, यह महारानी तो नहीं है? एमसी का फादर कहता है, सच में क्यान फैन, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? एमसी कहता है, मैंने थोड़ा बहुत सुना है। वह मन ही मन कहता है, यह अच्छी बात नहीं है। किंग टियान डायनेस्टी की महारानी लिन वानलान, जो हाल ही में महारानी के थ्रोन पर बैठी हैं। महारानी बनने के बाद उसने पहले ही कोर्ट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे काफी हलचल मच गई है। यदि मैं महारानी का हस्बैंड बनता हूँ तो मेरी पीसफुल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वह अपने फादर से कहता है, फादर, इतने बड़े मैटर के लिए क्या हमें इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचने की आवश्यकता है? उसका फादर कहता है, तुम अपनी माँ के पास भागने के बारे में मत सोचो। वह चाहती है कि तुम जल्दी से मैरिज कर लो, और इस लड़की के बारे में जानने के बाद तुम्हारी मदर काफी संतुष्ट है। एमसी सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद भी मैं मैरिज के लिए मजबूर होने से नहीं बच पाऊंगा। फोर्थ अंकल एमसी के फादर से कहता है, तुम अपनी ब्रेक थ्रू की घोषणा कब करने का प्लान बना रहे हो? एमसी का फादर कहता है, तुम इसे संभालो, मैं अभी अभी साइक्लोजन से बाहर आया हूँ और मुझे अपने रेलम को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ टाइम साइक्लोजन में जाने की जरूरत है। एमसी सोचता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। अपनी पीसफुल लाइफ
लाइफ के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। एमसी कुछ आइडिया सोचता है और अपने फादर से कहता है, फादर, हालांकि ये लोग आपके ट्रू इमोर्टल रिवोल्यूशन को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मुझे टारगेट बनाया, इसीलिए मैं पर्सनली बदला लेना चाहता हूँ। एमसी का फादर कहता है, नॉर्मली तुम इन मैटर्स में शामिल होने से बचते हो क्योंकि तुमको इनमें परेशानी होती है। एमसी जोश में आकर कहता है, इस मर्डर के प्रयास के बाद मुझे कई बातें समझ में आई। जब रिवेंज लेने की बात आती है तो मुझे इसे स्वयं ही हैंडल करना होगा। एमसी का फादर कहता है, चूंकि तुम पर्सनली बदला लेना चाहते हो तो इसलिए मैं यह काम तुम पर ही छोड़ता हूँ। एमसी वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है फादर, मैं जाकर पकड़े हुए लोगों से पूछताछ करूंगा और इसका पता लगाऊंगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। और एमसी जल्दी से प्रिजन की ओर भागकर निकल जाता है। एमसी का फादर और फोर्थ अंकल उसको वहां से जाते हुए देखते हैं। एमसी का फादर अपने ब्रदर से कहता है, यह किंग टियान डायनेस्टी का मैटर सभी क्यान फैन से रिलेटेड है और अपने ब्रदर से पूछता है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। फोर्थ अंकल कहता है, मैं हाल ही में निष्क्रिय रहा हूँ तो मुझे शामिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यान फैन मुझे संदेह है कि वह इससे खुश होगा। एमसी का फादर सांस छोड़ते हुए कहता है, आज अपने हार्ड टाइम के दौरान मुझे ऐसा लगा कि ट्रिब्यूलेशन की पावर थोड़ी कमजोर होती जा रही है। शायद फ्यूचर में जल्द ही हमें एम्परर सवेरियन और फॉल्स इमोर्टल के कल्टीवेटर देखने को मिले। फोर्थ अंकल एमसी के फादर से कहता है, इमोर्टल पाथ इजी है, फिर भी लोग हमेशा ऑप्शनल रास्तों को चुनते हैं। अब जब हेवन अधिक जनरस हो गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि इमोर्टैलिटी का एक प्रॉस्पेरस एरा आने वाला है। अब सिर्फ प्रॉस्पेरस और कैओस के बीच केवल 1 महीने की रेखा है। अब हमारा सीन एमसी की ओर जाता है। एमसी और यिंग कहीं जा रहे होते हैं। एमसी सोचता है, मुझे इस चांस का यूज रिवेंज लेने के लिए साइलेंट ही रखूंगा। तभी कोई एमसी से कहता है, रुको। एमसी वह वॉइस सुनकर घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता। अब हमारा सीन टिंग की ओर आता है। वह बड़े ही अपसेट होकर किसी एक बुक को पढ़ रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, ट्रिब्यूलेशन देखने के बाद न जाने मेरा मूड क्यों खराब हो गया। तभी सिस्टम में एरर आता है। वह कहती है, अब मुझे समझ आया। वह एमसी की बचपन की मेमोरीज देखती है, जैसे कि सबसे पहले उसने चल्ले की मेमोरी, गो गेम की मेमोरी, अपनी लाइफ को बिना किसी टेंशन की जीने और एंजॉय करने की मेमोरी। वह फोटोज को इधर उधर करके अपने आप से कहती है, जब से लुओ क्यानफेन ट्रांसमाइग्रेट हुआ है तब से सिस्टम उसे देख रहा है। वह सिस्टम में एमसी को कल्टीवेट करते हुए देखती है। तब वह एक्टिवेट नहीं हुई थी, पर वह सब कुछ देख पा रही थी और उसने कहा था कि होस्ट अब कल्टीवेट करने लगा है, इसलिए सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। वह एमसी की मेमोरीज में देखती है कि एमसी ने जब सबसे पहले फायर निकाली थी तब वह कितना हैप्पी था और उस दिन मैं सोच रही थी कि वह कितना क्यूट है, क्या वह सच में शो ऑफ कर रहा था। लेकिन फायर निकालने के बाद मैंने होस्ट को उसी फायर से फिश पकाते हुए देखा। उस दिन सिस्टम को पहली बार निराशा का सामना करना पड़ा। उन मेमोरीज को देखकर टिंग कहती है, मैं गिव अप नहीं करूंगी। अब प्रेजेंट में बताया जाता है कि लुओ वूजी की साइकोलॉजन से बाहर आने के बाद लुओ क्यानफेन को एक एक करके पढ़ाने की कोशिश की गई। एमसी को एक एल्डर पढ़ाते हुए कहता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि एक कल्टीवेटर की फिजिक उसके प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, पर अगर फिजिक मजबूत हो तो यह इमोर्टल फिजिक बन जाती है जो सच में कल्टीवेट की प्रोग्रेस में बाधा डालती है। एमसी ब्रश को मुंह में रखकर सोचता है, मुझे पता था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए ट्रबलसम था। वह एल्डर कहता है, यंग मास्टर, हालांकि आपके पास ग्रेड वी का एप्टीट्यूड है, फैमिली के रिसोर्सेज के साथ आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए आप अपने मेरिडियन को डेली नॉरिश करते रहिए। आपका सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करना है। एमसी आराम से बैठे हुए कहता है, ठीक है, मैं उन्हें प्रॉपरली नॉरिश करूंगा। मेरिडियन बहुत क्यूट होती हैं, मुझे उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने आधे अधूरे मन से एक क्लास पूरी की है, इसलिए आपको 137 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। यह देखकर एमसी की मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वह एल्डर एमसी के पास आकर कहता है, यंग मास्टर, क्या कुछ गलत है? एमसी अपने आप से कहता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। एमसी अपना ब्लड साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं, पर अचानक से मेरी मेरिडियन में एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है।
एमसी अपने आप से कहता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। मैंने सोचा था कि सिस्टम अभी शांत है, लेकिन पता चला कि वह सीक्रेटली एक स्नीक अटैक करने का प्लान बना रही थी। एल्डर एमसी की पल्स चेक करते हुए कहता है, लकली यह सिर्फ अनस्टेबल एनर्जी है। एमसी एल्डर से कहता है, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं। एल्डर कहता है, जी यंग मास्टर, कृपया अपना ध्यान रखिए और रेस्ट करें। वह एल्डर चला जाता है। एमसी अपने रूम का गेट बंद करता है और टिंगटिंग से कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिंगटिंग मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी लास्ट कन्वर्सेशन के बाद मुझे एक डीप रियलाइजेशन हुआ कि एक स्लेकर सिस्टम के रूप में मैंने जो टास्क इशू किए थे वे केवल सुस्ती के कारण पॉइंटलेस थे तथा उनमें मेजर डिजाइन फ्लो थे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और अब से तुम्हारी बॉडी रूटीन पर तुम्हें अपने टास्क को कंप्लीट करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एमसी कहता है, तुम सरप्राइजली ये फिगर आउट करने में अच्छी हो कि तुम्हारे क्लाइंट को क्या चाहिए। अब से एमसी कुछ भी काम करता है तो टिंगटिंग उसे हर बार रिवॉर्ड देती है। एमसी एरो वाला खेल खेलता है तो उसकी वाइटल एनर्जी 139 से बढ़ा दी जाती है। वह चाहे बीच पर एंजॉय या फिर खाना खा रहा हो, उसे सिस्टम से लगातार वाइटल एनर्जी रिवार्ड में मिलते रहते हैं। जब एक दिन एमसी खाना खा रहा होता है तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी कल्टीवेशन बढ़कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज पर पहुंच गई है। एमसी ये नोटिफिकेशन देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता। ठीक है, यदि तुम डर्टी प्ले करती जा रही हो तो मुझे भी सेम करने के लिए ब्लेम मत करना। वह अपने सर्वेंट से कुछ पिल मंगवाता है। वे सर्वेंट्स पिल लाकर कहते हैं, यंग मास्टर, ये रही पिल्स जो आपने गैदर करने के लिए कहा था। एमसी उनसे कहता है, ठीक है, अब ये मेरे लिए इनफ होनी चाहिए। टिंगटिंग वहां अपीयर होकर एमसी से पूछती है, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? एमसी कहता है, तुम इसे खुद ही समझ जाओगी, और एक पिल की बोतल लेकर उसे एक ही बार में गटक जाता है, जिससे एमसी की मेरिडियंस जो सुस्त पड़ी होती हैं उन पिल से एक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी मेरिडियंस में पिल्स की एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे एमसी की फिजिक्स एनहेंस्ड होने लगती है और कल्टीवेशन नीचे गिरने लगती है। टिंगटिंग पूछती है, क्या तुम सच में अपनी कल्टीवेशन को कम करके अपनी फिजिक्स इंप्रूव कर रहे हो? एमसी कहता है, तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया? एमसी यिंग से कहता है, किचन में यह बता दो कि मेरे लिए डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यिंग कहती है, जी यंग मास्टर। टिंगटिंग कहती है, नहीं मास्टर। अब हमारा सीन पैट्रियार्क के मीटिंग हॉल पर आता है। लुओ वूजी उस एल्डर से कहता है, तुम कह रहे हो कि मेरे सन ने लेट स्टेज फाउंडेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए जब तक फोर्सफुली कल्टीवेट किया तब तक उसके माउथ से ब्लीडिंग नहीं होने लगी ताकि वे एंसेट इमोर्टल सीक्रेट रेलम में एंटर कर सके। वह एल्डर कहता है, हाँ, यंग मास्टर सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं। लुओ वूजी कहता है, गुड, यदि मेरा सन हार्ड वर्क कर रहा है तो मैं उसका फादर उसे कैसे नाराज कर सकता हूँ। ट्रेजरी में जाओ और 9 रिवोल्यूशन ब्रेक थ्रू पिल लेकर आओ। मैं पर्सनली अपने सन को लास्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगा। वह एल्डर कहता है, जी पैट्रियार्क। अब हमारा सीन नाइट में उन पिल की बॉक्स की ओर आता है। हमारे एमसी ने सभी पिल को खा लिया होता है और वे बॉक्स खाली पड़े होते हैं, जिससे एमसी की फिजिक ए रैंक की हो जाती है और उसकी कल्टीवेशन मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक गिर जाती है। एमसी कहता है, बस मुझे कुछ और पिल्स खाना है जिससे मैं इमोर्टल फिजिक पा लूंगा। इस फिजिक के साथ लेट फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना कि एनलाइटमेंट स्टेज में पहुंचना। एमसी उन सभी पिल्स को खाकर थक जाता है। टिंगटिंग एमसी की ओर बढ़ने लगती है। इसके बजाय एमसी टिंगटिंग से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीट सकती हो? तभी एमसी का फादर वहां आकर कहता है, क्यान फैन। एमसी कहता है, फादर। एमसी का फादर कहता है, मैंने सुना कि तुम लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने के बारे में चिंतित हो। तुम अपने आप को देखो, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारा रंग कितना फीका हो गया। यह मेरी गलती है, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया। एमसी का फादर एमसी को पिल देते हुए कहता है, ये लो, यह 9 रिवोल्यूशन ब्रेक थ्रू पिल है। यह पिल 4th मोर्टल रेलम के नीचे वाले कल्टीवेटर को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 2 स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है। मुझे तुम्हारी मेंटेलिटी की चिंता रहती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए पिल्स का यूज करो। एमसी अपने फादर की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। एमसी का फादर कहता है, लेकिन समय बदल गया है। तुमने डाओ के प्रति अपना डेडिकेशन प्रूव किया है, अब इसका यूज करने का सही टाइम आ गया। जल्दी से इसे ले लो। बाहरी एनर्जी के बारे में चिंता मत करो, मैं पर्सनली तुम्हें इसे एब्जॉर्ब कराने में मदद करूंगा। टिंगटिंग पिल की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी कोई कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अपने बेटे को इस तरह धोखा नहीं दे सकते। उसी पिल की वजह से एमसी ने रातों रात 2 स्टेज में ब्रेक थ्रू किया और सेल्फ एनलाइटमेंट रेलम में एंटर कर गया।
अब हमारा सीन लिंगलोंग पवेलियन की ओर आता है। लुवो फैमिली के कुछ गार्ड उस प्लेस पर आते हैं, जिसे देख वही पोजेस्ड वुमेन कहती है, कौन है? वे गार्ड्स उसको ग्रीट करके कहते हैं, यंग मास्टर के ऑर्डर के अंडर मैं कॉर्टिसियन की फ्रीडम खरीदने आया हूँ। वहीं खड़े कुछ लोग कहते हैं, क्या हो रहा है? सुबह सुबह ब्रोथल में घुसकर एक कॉर्टिसियन को खरीदना, कौन इतना डोमिनेटिंग हो सकता है? वहीं खड़ा एक पर्सन कहता है, क्या गैस लगाने की भी जरूरत है? इस शहर में और कौन हो सकता जो इतनी एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत कर सकता है? बेशक ये लिऊ फैमिली का इनफेमस प्लेबॉय क्यान फैन होगा। वे सभी गार्ड्स उस वुमेन को रास्ता दिखाकर कहते हैं, इस ओर मैडम कॉर्टिसियन। वह मैन गार्ड कहता है, जल्दबाजी में किए गए इन अरेंजमेंट्स के कारण मेरे यंग मास्टर को डर था कि आप फैमिलियर फेसेस के बिना अकेले रह जाएंगी, इसलिए उन्होंने हमें आपके साथ ले जाने के लिए आपकी अटेंडेंस को भी खरीदने का ऑर्डर दिया है। वह पर्सन जिसने उस क्रिएचर को इस वुमेन को पजेस करने के लिए कहा था, वह मन ही मन सोचता है, शांत रहो, पहले मुझे इस सिचुएशन का निरीक्षण करना होगा। वह उस वुमेन से टेलीपैथी के थ्रू कहता है, तुमने उसके आर्टिफैक्ट को करप्ट करने के अपने काम को छिपाने में अच्छा काम किया है। हो सकता है कि उस प्ले बॉय को तुम पर शक न हो। वह वुमेन उसकी बात सुन लेती है। वह गार्ड से कहती है, यंग मास्टर लुओ के कंसीडरेशन के लिए थैंक्स। मैं सच में लुओ मैंसन में अकेले और बात करने के लिए किसी के बिना रहने में चिंतित थी। वह गार्ड कहता, मैडम आप गलत समझ रही हैं, हम लुओ मैंसन की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। वह हैरान होकर पूछती है, क्या हम लुओ मैंसन नहीं जा रहे हैं? तो हम कहाँ जा रहे हैं? तभी लिंगलोंग पवेलियन के बाहर खड़े लोग ऊपर देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है, वह क्या है? दूसरा पर्सन उसे बताता है, क्या तुम नहीं जानते, यह इमोर्टल फैमिली की थॉट ट्रेवल बोट है। यह मोर्टल के 5 रेलम्स के बियॉन्ड है। मुझे आश्चर्य है कि इस शिप का क्या रैंक होगा। ऐसा कहा जाता है कि 20 साल पहले लुवो फैमिली के पैट्रियार्क ने इस शिप का यूज तीनों रीजन्स को पार करने के लिए किया था। उन्होंने 1 मिलियन माइल की दूरी तय करके तीनों टॉप टायर सेक्ट्स को वाइप आउट किया था। इसके बारे में सोचने मात्र से ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह वही है जिसकी हम कल्टीवेटर को कामना करनी चाहिए। इस बारे में भूल जाओ। हम सबको बेच देने के बाद भी शायद इस बोट को 5 मीटर तक उड़ाने के लिए इनफ मनी नहीं होगा। वह दूसरे पर्सन से कहता है, फ्रेंड क्या तुम इमोशनलेसनेस के पाथ को कल्टीवेट कर रहे हो? तुम्हारे वर्ड्स इतने हार्श क्यों हैं? अब हमारा सीन उसी बोट पर आता है। यिंग कहती है, यंग मास्टर हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हमें इंटेरोगेशन से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। केवल साउथर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न डिजर्ट से फोर्सेस के आने की हिंट रिवील हुई है। एमसी एक गंदा फेस बनाकर कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब घर पर नहीं रह सकता। मुझे डर है कि घर पर रहने से और भी एक्सीडेंट होंगे। यिंग रिग्रेट करते हुए कहती है, यंग मास्टर वह सब मेरी गलती थी कि मैंने उन लो लाइफ्स को यंग मास्टर को परेशान करने दिया। कृपया मुझे पनिश करें। एमसी कहता है, नहीं तुमने अच्छा किया। मैं जिस एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ वह उन चूहों के बारे में नहीं है। टिंग टिंग एमसी के पास आकर कहती है, अरे यह मेरा वही होस्ट नहीं है जो मेडिटेशन रेलम में है। वह एमसी से गुड मॉर्निंग कहती है। एमसी टिंग टिंग की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक घर पर रहता तो फादर और सिस्टम मिलकर मुझे पूरी तरह से कल्टीवेट कराने पर जोर देते। वह निराश होकर कहता है, आलसी होना कितना कठिन है। एमसी कहता है, चलो कुछ सुधार करें, चलो थोड़ा रिवेंज लेने के लिए ट्रिप पर चलें। यिंग कहती है, यंग मास्टर कॉर्टेसियन और उसके लोग बोर्ड पर बैठ गए हैं। वे अभी भी होपफुल लग रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर नहीं दिखाया है। एमसी कहता है, अच्छा चलो अपने गेस्ट से मिलते हैं। अब हमारा सीन उस पजेस्ट वुमेन की ओर आता है। वह अपने पास्ट के बारे में सोचती है। एक बार वह फॉरेस्ट में घूम रही थी, तभी 2 पर्सन आए और उसे पकड़ लिया। पकड़ने वाले पर्सन ने कहा, हा क्या किस्मत है, हमने एक फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट पकड़ ली है। उस दूसरे पर्सन ने कहा, यह बहुत अच्छा है, चलो इसे बेच दें जिससे हमारे पास ड्रिंक्स के लिए इनफ मनी हो जाएगा। वे मुझे पीटते थे। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे फॉरेस्ट डीमन स्पिरिट ट्रैप के पास जीवन में सहजीवन के 3 चांसेस होते हैं। तुम नेचुरल स्पाई हो, तुमको मिमिक्री में महारत हासिल करनी चाहिए। क्या तुम अपनी ट्रैप के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर सकती हो? तभी वहां अचानक से एमसी आ जाता है। एमसी उससे पूछता है, क्या तुम्हें यह सीनरी पसंद आई? वह डीमन स्पिरिट एमसी की वर्ड्स सुनकर पीछे मुड़ती है। एमसी कहता है, कुछ दिनों में जब हम जीलुओ माउंटेन की बॉर्डर पर पहुंचेंगे तब रात
रात के स्काई में दाव कविताएं और रेडिएंट आफ्टर ग्लोज दिखाई देंगे। यह इस सीन से और भी अधिक ब्यूटीफुल होगा। वह स्पिरिट एमसी से पूछती है, यंग मास्टर लुओ, क्या आपने पहले ही डाव रेजोनेंस के बाद की चमक को देखा है? एमसी बताता है, कभी नहीं, मैंने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा है। वह स्पिरिट फिर से पूछती है, तो फिर यंग मास्टर को कैसे पता चला कि वह ब्यूटीफुल होगा? एमसी बताता है, क्योंकि मैं इसे देखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह ब्यूटीफुल होगा। वह स्पिरिट पूछती है, क्या आपको यह डर नहीं है कि अधिक उम्मीद करने से आपको निराशा हाथ लगेगी? एमसी कहता है, कम से कम यह तो आशा रहेगी कि जर्नी आनंददायक बनाएं। वह स्पिरिट कहती है, तब यंग मास्टर लुओ। वह एमसी के हाथ को पकड़कर कहती है, यंग मास्टर, आप मुझसे किस प्रकार की एक्सेप्टेशन रखते हैं? टिंगटिंग वहीं खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही होती है। एमसी कहता है, तुम्हारे लिए मेरी एक्सेप्टेशन? वह उसके कमर में हाथ डालते हुए कहता है, संभवतः एक गुड टीचर बनना। वह डीमन स्पिरिट कहती है, एक गुड टीचर से आपका क्या मतलब है? एमसी कहता है, जानना चाहती हो? वह डीमन स्पिरिट कहती है, हाँ, और वे दोनों अपने क्लॉथ्स फेंक देते हैं। टिंगटिंग उनके कपड़े उड़ते देखती रहती है। एमसी और वह डीमन स्पिरिट दोनों आपस में किस करने लगते हैं। टिंगटिंग एम्बेरसमेंट होकर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इंटर स्पीसीज डुअल कल्टीवेशन अचीव की है, जिससे आपको 1640 बैटल एनर्जी मिलती है। रात में कैंडल जल रही होती है। एमसी अपना सिस्टम लगाने के बाद वहां से जाने लगता है। एमसी सोचता है, रेलम ब्रेक थ्रू करना उतना भी बुरा नहीं है। मेरे पास करंट में मेडिटेशन, रेलम की कल्टीवेशन और ए ग्रेड की फिजिक है। मैं टायर के सेक्ट्स के लिए इस पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज होता है। जब वह टिंगटिंग के नोटिफिकेशन को देखता है तो वह शॉक होकर कहता है, क्या इंटर स्पीसीज? टिंगटिंग सोचती है, बरसों बाद हिस्टोरियंस के वेरिफिकेशन करने के बाद यह दिन डीमन स्पिरिट ट्राइब और ह्यूमन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन डे के रूप में जाना जाने लगा। एमसी यह देखकर कहता है, व्हाट द फक। अब हमारा सीन 2 दिन बाद आता है। एमसी और यिंग फॉरेस्ट में चलते हुए जा रहे होते हैं। एमसी यिंग से कहता है, यह वही लेजेंडरी 4 सीजन मैपल फॉरेस्ट है। यह सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बुक्स कहती हैं, यदि तुम मैपल फॉरेस्ट के सेंटर में खड़े हो तो तुम एक साथ 4 सीजन का एक्सपीरियंस ले सकते हो। चलो चलकर इसे ढूंढें। तभी यिंग कुछ आवाज सुनती है। वह एमसी से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आपने कुछ सुना? यिंग इशारा करते हुए कहती है, वह आवाज उस डायरेक्शन से आ रही है। एमसी और यिंग उस डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं। यिंग एमसी को रुकने का इशारा करती है। एमसी और यिंग झाड़ी के पीछे छिपकर सामने देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि एक ओल्ड मैन के चारों ओर स्पाइडर की जाल से बंधकर कुछ लटका होता है और वहीं उस ओल्ड मैन के सामने कुछ बच्चे बैठे होते हैं। वह ओल्ड मैन घंटी बजाकर कुछ स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे वे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं उनमें से एक बच्चा अपनी एक आंख खोलकर सामने देखने लगता है। वह जम्हाई लेने लगता है। तभी वह ओल्ड मैन उसे इविल बीइंग बुलाता है। यह सुनकर वह बच्चा डर जाता है। वह ओल्ड मैन कहता है, बच्चे, तुम्हारे पास कोई इमोर्टल डेस्टिनी नहीं है। वह स्पेल पढ़कर अपने बॉडी से स्पाइडर की लेग्स निकालते हुए कहता है, चूंकि तुम्हारे पास इमोर्टल डेस्टिनी नहीं है तो तुम मेरे शिकार हो। और वह सस्ता स्पाइडरमैन उस बच्चे पर अटैक करने लगता है। वह अटैक देखकर वे बच्चे डर जाते हैं। हम उस ओल्ड मैन को इविल कल्टीवेटर कहेंगे। वह इविल कल्टीवेटर उस बच्चे को स्पाइडर की जाली में बांध लेता है। वह इविल कल्टीवेटर कहता है, यह इनफ नहीं है, यह बैट इनफ नहीं है। वे बच्चे उस इविल कल्टीवेटर को देखकर भागने लगते हैं। वह इविल कल्टीवेटर क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई इमोर्टल फेट नहीं है, तुम सभी मेरे चारे हो। एक बच्ची टकराकर गिर जाती है। वह इविल कल्टीवेटर उसके पास आते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, तुम क्यों भाग रही हो? वह लड़की उस इविल कल्टीवेटर को अपने पास आता देख घबरा जाती है। वह इविल कल्टीवेटर कहता है, बच्ची, क्या तुम इमोर्टैलिटी के पाथ को कल्टीवेट करना नहीं चाहती हो? वह लड़की डरती हुई कहती है, तुम एक लायर हो, तुमने हमें सच में नहीं सिखाया कि कैसे इमोर्टैलिटी के पाथ को कल्टीवेट करते हैं। वह इविल कल्टीवेटर कहता है, मैंने तुम्हें इमोर्टल टेक्निक सीखने के लिए पाफ डाउन की। वह इमोर्टल कल्टीवेशन टीचिंग कैसे नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि तुम्हारा इमोर्टल फेट कमजोर है, इसलिए तुम बैरियर को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती हो। चूंकि तुम इसे खुद नहीं कर
सकते हो तो मुझे इस वर्ल्ड में तुम्हारे वेस्ट लाइफ को ब्रेक थ्रू करने में मदद करने दो। वह लड़की उस इविल कल्टीवेटर को अपने पास आता देख चिल्लाने लगती है। तभी एक स्पेयर उस इविल कल्टीवेटर के पास आने लगता है। वह इविल पर्सन उसे सेंस करके उस स्पेयर के अटैक से बच जाता है। वह कहता है, कौन है जो मुझ पर स्नीक अटैक कर रहा है? यिंग वहां से आते हुए कहती है, मेरे यंग मास्टर ने कहा कि तुम उनके फॉरेस्ट के मनोरंजन को बर्बाद कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे तुम्हें मेरे स्पेयर से स्टैप करने के लिए भेजा है। यिंग अपना स्पेयर उठाकर कहती है, यहीं खड़े रहो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। वह इविल कल्टीवेटर कहता है, तुम एरोगेंट फूल, मैं तुम्हारे ब्लड और फ्लैश का यूज करके मेडिकल सूप बनाऊंगा। वह बात ही करता रहता है पर यिंग उस पर अटैक कर देती है। उसको अटैक करता देख वह हैरान हो जाता है। वह थोड़ा साइड होकर उसके अटैक से डॉज करता है और यिंग के स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन यिंग उसे किक मार देती है जिससे वे जाकर दूर गिरता है। यिंग जमीन पर लैंड करती है और जल्दी से दोबारा अटैक करने के लिए जाते हुए कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? इसमें नहीं कहने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपना स्पेयर फेंककर उस पर अटैक कर देती है। वह छोटी बच्ची उस अटैक को देखकर कहती है, यह बहुत इनक्रेडिबल है। तभी एमसी उसके पीछे से आकर कहता है, सब कुछ हो गया, अब तुम चिल कर सकती हो। वह छोटी बच्ची एमसी की बात सुनकर पीछे देखती है और उसे घोस्ट कहकर पीछे जाने लगती है। एमसी यिंग से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे बढ़िया फिनिशिंग मूव्स दिए और तुमने कहा कि ऐसा करने की गुंजाइश नहीं है, क्या हुआ? यिंग कहती है, जब मैंने फाइटिंग शुरू की तो मैं सब भूल गई। यिंग कहती है, अरे नहीं, वह डुप्लीकेट था। वह इविल पर्सन वहां से भाग जाता है, वह उसका एक क्लोन ही होता है। एमसी कहता है, वह बहुत जल्दी भाग गया, गार्ड्स को उसको ढूंढने के लिए कहो, हमने पहले जो प्रोसीजर किया था उनको वहीं यूज करने के लिए कहो। यिंग कहती है, जी यंग मास्टर। यिंग छोटी बच्ची से पूछती है, लिटिल गर्ल, तुम कहाँ से हो? वह लड़की बताती है, मैं जिनयांग विलेज से हूँ। यिंग पूछती है, क्या तुम अपने होम का रास्ता जानती हो? वह छोटी बच्ची कहती है, नहीं, मेरे फादर मुझे यहाँ इमोर्टल मास्टर से कल्टीवेट कराने के लिए लेकर आए थे। एमसी कहता है, वह कोई इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं था, वह एक इविल कल्टीवेटर था जिसने अपने माइंड पर कंट्रोल लॉस्ट कर दिया है। वह छोटी बच्ची कहती है, पर कुछ लोगों ने सच में कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। वह लड़की कहती है, अपने आप को इमोर्टल कल्टीवेटर बताने वाला वह लायर ने कहा था कि हमारे पास इमोर्टल फेट नहीं है, इसलिए हम कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। यिंग कहती है, यंग मास्टर, मैंने पहले ही शिप में कम्युनिकेशन तलिस्मान भेज दिया है। एमसी कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यिंग एमसी से कहती है, यंग मास्टर, यह गर्ल ब्राइडल कर्स के साथ कर्फ्ड है। एमसी पूछता है, ब्राइडल कर्स क्या है? यिंग एमसी से कहती है, यह एक बहुत खतरनाक कर्स टेक्निक है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक छोटा सांस उन लोगों पर कर्स के रूप में आरोपित किया जाता है जिन्होंने कल्टीवेशन करना आरंभ नहीं की। इस कर्स से जो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते वे भी कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन यह एनर्जी कास्टर को बिलोंग करती है और वह कास्टर किसी भी टाइम उस एनर्जी को वापस ले सकता है, चाहे पर्सन ने कितना भी कल्टीवेट किया हो। वे सिर्फ किसी और के प्रॉफिट के लिए कल्टीवेट करते हैं। वह इविल कल्टीवेटर उन बच्चों की फिजिक इंप्रूव करने के लिए यह सब करता है, इसलिए वे उनके लिए बेहतर बैट बन सकते हैं। एमसी पूछता है, इस मेथड की क्या कुछ कमी है? यिंग बताती है, यह कर्फ्ड पर्सन के लाइफ की फाउंडेशन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है और सीरियस मैटर्स में यह उसके लाइफ टाइम को कम भी कर सकता है। वह छोटी बच्ची यिंग से पूछती है, इमोर्टल सिस्टर, मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यह सिखाइए कि इमोर्टलिटी को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। एमसी उस बच्ची की बात सुनकर हैरान हो जाता है। कुछ टाइम बाद लुओ फैमिली के गार्ड्स उस प्लेस पर आ जाते हैं। वे सभी स्पाइडर के जाले को तोड़कर बच्चों को बाहर निकाल रहे होते हैं। जू गाओ एक स्पाइडर के जाले को खोलता है तो उसके अंदर बच्चा मरा होता है। जू गाओ उसको देखकर कहता है, यह अच्छी बात नहीं है। वह छोटी बच्ची रोते हुए कहती है, ब्राइडल कर्स के वजह से मैं फिर से इमोर्टलिटी को कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकती हूँ। यिंग कहती है, हाँ, इस कर्स के साथ तुम्हारी सारी कल्टीवेशन के प्रयास अंततः किसी और द्वारा छीन लिए जाएंगे। वह बच्ची यिंग के साथ लिपट कर रोने लगती है। एमसी सोचता है, ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे वर्ड कोई भी हो, लोग शोषण से नहीं बच सकते। यिंग एमसी से पूछती है, हमें इस छोटी बच्ची के साथ क्या करना चाहिए? एमसी बताता है, उसे अब हमारे साथ ले चलो। एक बार जब हम सिटी में जाएंगे तो जूगाओ और सभी मेंबर्स उसके विलेज को ढूंढेंगे। जूगाओ कहता है, यंग मास्टर, हमने बाकी सभी चिल्ड्रन को दफना दिया है, अब हमें बची हुई अल्टार का क्या करना चाहिए? एमसी कहता है, इसे साफ करो। यह मेरी आंखों में खटकता है। अफसोस की बात है, इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट को ह्यूमन की ग्रीड द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। अब हमारा सीन अगले दिन लियू गैंग सिटी
की ओर आता है जहाँ पर एमसी और वह डीमन स्पिरिट उस सिटी में घूम रहे होते हैं। वह डीमन स्पिरिट कहती है इस सिटी में बहुत चहल पहल है। एमसी कहता है यह सदैव लेवली नहीं रहेगी, आज उनके गॉड का वेलकम का दिन है, बाद में गॉड की स्टैचू के साथ परेड होगी। यिंग कहती है यंग मास्टर ने स्पेशली एडवेंचर का एक्सपीरियंस लेने के लिए वांडरिंग कल्टीवेटर्स का एक ग्रुप हायर किया ताकि हम प्रत्येक सिचुएशन के लिए ट्रेवल रूट को सॉर्ट कर सकें, इसलिए हम बेस्ट ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डीमन स्पिरिट कहती है मास्टर आप बहुत सावधान हैं। टिंग कहती है रिच प्ले बॉय, यदि तुम अपनी इतनी एनर्जी अपने एडवाइजरों से अपनी बेहतर कल्टीवेशन की प्लान बनाने में खर्च करते तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती। एमसी टिंग की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। एमसी उस बच्ची को देखता है, वह बच्ची बहुत उदास होती है। एमसी उसके पास जाकर कहता है जब हम मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकले हैं तो तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? इस दुनिया में इमोर्टल कल्टीवेशन के अलावा भी कई आनंददायक चीजें हैं, चलो स्माइल करो। वह बच्ची कहती है यंग मास्टर मैं इमोर्टलिटी कल्टीवेट नहीं कर सकती हूँ, अब मैं यूजलेस पर्सन के अलावा कुछ नहीं हूँ, तो मैं कैसे स्माइल कर सकती हूँ? एमसी उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कह पाता। तभी एमसी अपनी पावर से उसको आर्टिफैक्ट के ऊपर बैठा देता है जिससे वह उड़ने लगती है। वह गोल गोल घूमते हुए कहती है यंग मास्टर मैं घूम नहीं सकती हूँ, मेरा हेड चकरा रहा है। एमसी अपनी फिंगर से क्यूआई निकालते हुए कहता है तुम्हारा हार्ट अभी भी एक चाइल्ड का है। एमसी उस आर्टिफैक्ट को रोक देता है। उस आर्टिफैक्ट पर बैठकर वह बच्ची बहुत हैप्पी हो जाती है। तभी एक पर्सन उस बच्ची को देखकर कहता है किंग ही। वह बच्ची उस ओर देखकर खुश हो जाती है और कहती है फादर। वह अपने फादर को जाकर हक कर लेती है। उसका फादर कहता है किंग ही क्या तुम इमोर्टल मास्टर के साथ कल्टीवेट नहीं कर रही थी, तुम यहाँ कैसे आई? उसका फादर गुस्सा होकर कहने लगता है क्या तुम वहाँ से भाग आई? किंगी कहती है फादर नहीं, वो कोई इमोर्टल मास्टर नहीं था, वह एक लायर था। उसका फादर किंगी को थप्पड़ मारकर कहता है तुम बकवास कर रही हो। बच्ची को स्लैप मारता देख एमसी यिंग और डीमन स्पिरिट तीनों हैरान हो जाते हैं। किंगी का फादर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इमोर्टल मास्टर को बदनाम करो? मैंने तुम्हें कल्टीवेट कराने के लिए बहुत प्राइस दी थी और तुमने यह क्या सीखा? वह बच्ची रोती हुई कहती है फादर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उस इमोर्टल मास्टर ने हमें एक कर्स दे दिया, अब मैं कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकती हूँ। अपनी बच्ची की बात सुनकर उसका फादर गुस्सा होने लगता है। उसका फादर एमसी की ओर देखता है और अपनी डॉटर से कहता है किंगी तुम्हें किसी भी नॉनसेंस को नहीं सुनना चाहिए। वह सो कोल्ड कर्स के बारे में इमोर्टल मास्टर ने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा टैलेंट इनफ नहीं है। कर्स ही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम इमोर्टैलिटी कल्टीवेट कर सकती हो। किंगी पूछती है फादर क्या आप इसके बारे में जानते थे कि इमोर्टल मास्टर हमें कर्स देने वाले थे? उसका फादर कहता है इमोर्टैलिटी प्राप्त करना एक महान बात है, तुम बिना कोई प्राइस चुकाए हुए उसे ऐसे ही अचीव नहीं कर सकती। वह अपनी डॉटर को डराने लगता है। तभी कई लोग कहने लगते हैं देखो गॉड की स्टैचू बाहर आ रही है। उस सिटी के सभी पर्सन उस स्टैचू के सामने नील हो जाते हैं। किंग ही डरते हुए कहती है इमोर्टल मास्टर यह कैसे हो सकता है? उसका फादर कहता है किंग ही जल्दी से नील डाउन हो जाओ, इमोर्टल मास्टर की डिसरेस्पेक्ट मत करो। वह स्टैचू अपनी आंखें खोलता है। यिंग एमसी के सामने आकर कहती है यंग मास्टर केयरफुल रहिए, इस स्टोन स्टैचू में कुछ गड़बड़ है। उस स्टैचू की आईज चमकने लगती हैं जिससे वे सभी पर्सन हिप्नोटाइज हो जाते हैं। यिंग अपनी फिंगर से मरार डस्ट वुड एलिमेंट स्पेल कास्ट करती है। स्टैचू के पास खड़ा प्रीस्ट उसे देखकर कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन तब तक यिंग अपना स्पेल कंप्लीट कर देती है और वह स्पेल का अटैक जाकर स्टैचू की लेफ्ट आई पर लगता है जिससे वह स्टैचू वहां से टूट जाती है। उस स्टैचू को मलबा नीचे गिरने लगता है जिससे कुछ पर्सन अपने आप को बचाने लगते हैं। प्रीस्ट कहता है तुम्हारी इमोर्टल मास्टर के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे हुई? वह स्टैचू कुछ स्पेल पढ़कर अपना कर्स सभी पर एक्टिवेट कर देता है। कर्स एक्टिवेट होने की वजह से सभी लोगों की बॉडी से इविल एनर्जी निकलने लगती है। वहीं खड़ा एक पर्सन हंसते हुए कहता है क्या इमोर्टैलिटी ऐसी फील होती है? यह बहुत वंडरफुल है। एमसी के एंसेस्ट्रल ड्रैगन एमुलेट को डेंजर फील होता है जिससे वह एमसी के चारों ओर एक शील्ड बना देता है। यिंग कहती है यंग मास्टर यह ब्राइडल कर्स है। स्टैचू सभी पर कर्स कास्ट कर देता है। वे सभी लोग एमसी और एमसी के साथ सभी लोगों को घेरने लगते हैं। एमसी कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, तभी ये लोग पजेस्ट जैसे एक्ट कर रहे हैं। उस इविल कल्टीवेटर का कर्स एमसी और एमसी की कंपेनियंस पर भी लग जाता है। वह इविल कल्टीवेटर कहता है तुम यहाँ से स्केप नहीं कर सकते हो।
यिंग कहती है यंग मास्टर ये अच्छा नहीं है। एमसी अपने आप को देखकर कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। वहीं सिस्टम में लगातार वार्निंग का नोटिफिकेशन आने लगता है। टिंग गुस्सा होकर कहती है वह कौन कमीना है जो मेरे होस्ट को चुराने की कोशिश कर रहा है। वह स्टैचू प्रीस्ट पर भी कर्स एक्टिवेट कर देता है। प्रीस्ट कहता है तुम लोगों की इमोर्टल मास्टर की स्टैचू तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। प्रीस्ट कर्व्ड पर्सन से कहता है तुम्हें पता है कि इमोर्टल मास्टर बहुत काइंड है और उन्होंने हमें टेक्निक भी प्रदान की है। यदि फिर भी तुम अनग्रेटफुल बनकर स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कर रहे हो तो इन्हें इमोर्टल मास्टर के सैक्रिफाइस के रूप में यूज करो। वहीं एक पर्सन आगे आते हुए कहता है एक तरफ हटो, मैं अपनी न्यूली एक्वायर्ड पावर का यूज तुम पर टेस्ट करूंगा। तभी यिंग अपने स्पेयर का हैंडल उसके थोड़ी में मार देती है जिससे वह जाकर दूर गिरता है। यिंग कहती है गेट लॉस्ट। यिंग मन ही मन कहती है ब्राइडल कर्स का इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर हो रहा है जिससे मेरी पावर्स उस डिमोनिक कल्टीवेटर के द्वारा धीरे धीरे ड्रेन हो रही हैं। वे सभी लोग यिंग के पास अटैक करने के लिए जाते हुए कहते हैं वह सच में फाइट बैक करने की हिम्मत करती है। चलो साथ में अटैक करें और उन्हें फिनिश करें। इमोर्टल मास्टर हमें देख रहे हैं। यिंग उन सभी पर अटैक करने लगती है। वह किसी के सर पर और किसी के बैक पर अटैक करके उन सभी को पीछे हटाने लगती है। यिंग मन ही मन सोचती है उस इविल कल्टीवेटर के कल्टीवेशन रेलम के साथ उसको इतने बड़े लेवल पर ब्राइडल कर्स देने में सक्षम नहीं होना चाहिए। क्या उसे डर नहीं है कि उसकी फिजिकल फाउंडेशन कोलैप्स हो जाएगी। वह स्टैचू एमसी और डिमोनिक स्पिरिट को घूरने लगती है। एमसी भी उस स्टैचू को देखने लगता है। एमसी का कर्स गिलो करने लगता और वहीं एमसी की बॉडी के अंदर टिंग अपनी पावर का यूज करके कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। टास्क आओ। सिस्टम स्पेस में कई सारे टास्क आ जाते हैं। तभी एमसी की एनर्जी बढ़ने लगती है। टिंग कहती है होस्ट की एनर्जी बिना किसी रेसिस्टेंस के ले ली गई है और उसे कंपनसेशन के रूप में डबल एनर्जी दे दी जाती है। एमसी गुस्सा होकर टिंग से कहता है तुम मेरे बॉडी को युद्ध के मैदान के रूप में यूज मत करो। टिंग कहती है किसी भी पुअर सिस्टम को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब तुम मार्शल एनर्जी के 7th लेवल पर हो। वहीं यिंग उन लोगों से फाइट कर रही होती है। यिंग उनको लगातार पीछे हटा रही होती है। वह अपना स्पेल मैराइड डस्टबोर्ड प्राइमल फायर का यूज करने लगती है लेकिन तभी उसका कर्स ग्लो करने लगता है और उसकी एनर्जी उस स्टैचू के पास जाने लगती है। वे सभी पर्सन यिंग को देखकर कहते हैं लगता है वह एग्जॉस्ट हो गई, अब हमारे पास एक चांस है, चलो साथ में उस पर अटैक करें। यिंग सोचती है अरे नहीं, मेरी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। किंगी यिंग के आगे आकर सभी लोगों से कहती है यहीं पर रुको, तुम सभी इमोर्टल मास्टर के झूठ से धोखा खा गए हो। प्रीस्ट सभी से कहता है यह लड़की उनके साथ लगती है, वे सभी इमोर्टल मास्टर की टीचिंग में बाधा डालना चाहते हैं। किंगी कहती है तुम वह अपने फादर की ओर देखकर कहती है फादर आप इमोर्टल मास्टर के बैट क्यों बन रहे हैं? आप इमोर्टल मास्टर के शब्दों पर डाउट करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? एमसी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है क्योंकि वे समझ पा रहे हैं कि तुम क्या कह रही हो। किंगी कहती है तो फिर वे ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एमसी कहता है क्योंकि वे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो अन्य लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका डिसीजन सही था? पीछे रह जाना दुनिया का सबसे फिरोसियस ग्लूटन है। एक बार यदि तुमने इसे देख लिया तो तुम्हें लगातार इसकी भूख को पूरा करना होगा, भले ही इसकी कीमत तुम्हारे पास मौजूद सब कुछ हो। किंगी पूछती है क्या कोई सच में रास्ता नहीं है? एमसी बताता है बेशक एक रास्ता है। किंगी पूछती है वह क्या है? एमसी कहता है कुछ ना करो और काम में ढलाई करो। किंगी एमसी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। टिंग भी उसकी बात सुनकर एक अजीब सा चेहरा बना लेती है और कुछ नहीं कहती। किंगी कहती है गिव अप यंग मास्टर, क्या यह सच में सिंपल है? एमसी कहता है बच्ची, गिव अप करना जितना इजी साउंड करता है वह उतना है नहीं, क्योंकि कई लोगों के लिए यह एक जुनून है जिसे वे अपने पूरे लाइफ में नहीं छोड़ सकते। हरे बाल वाला पर्सन कहता है तुम क्या जानते हो? तुम अच्छे कपड़े पहनकर कल्टीवेटरों को अपने बॉडीगार्ड के रूप में लेकर एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। तुम उन लोगों को कैसे समझ सकते हो जो इमोर्टल वर्ल्ड में एक भी कदम नहीं रख सकते? इमोर्टल बनने के लिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी खर्च कर दी और अपनी फैमिली खो दी ताकि मैं एक सेक्ट में शामिल हो जाऊं। और सोचो सेक्ट के लोगों ने मुझसे क्या कहा। वह उस टाइम की बातें याद करता है। तब सेक्ट के पर्सन ने कहा था कि तुम्हारा टैलेंट बहुत वीक है, तुम इमोर्टैलिटी कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा टैलेंट बहुत बेकार है। हरिवाल वाला पर्सन कहता है एक बच्चे द्वारा 2 शब्दों में मेरी पूरी लाइफ की मेहनत को बर्बाद कर दिया गया। क्या तुम जानते हो कि यह सुनकर मुझे कैसा महसूस हुआ? मुझे जो निराशा महसूस हुई
उससे मेरा दम घुटने लगा। एमसी उसकी बात सुनकर कहता है, वेल कॉन्ग्रेचुलेशन। वह पर्सन हैरान होकर कहता है, क्या? एमसी कहता है, तुम बुरी तरह से इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना चाहते थे और तुम फाइनली अब उसे कल्टीवेट कर सकते हो। क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? क्या यह तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। हरे बाल वाला पर्सन कहता है, यह इनफ नहीं है, मैं इनफ हैप्पी नहीं हूँ, मुझे और पावरफुल बनने की जरूरत है। मुझे उस सेक्ट के पास वापस जाने की जरूरत है जिसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे उन्हें रिग्रेट कराना है। मैं अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को ढूंढूंगा जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं इमोर्टैलिटी की ओर बढ़ गया हूँ। मैं अभी भी उन्हें चाहता हूँ। किंगी का फादर उसकी ओर देखता रहता है। वह पर्सन लगातार अपनी बातों को कहकर पगलाने लगता है। एमसी कहता है, जैसे कि मैंने कहा, तुम पावर के भूखे हो। वह पर्सन एमसी पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। यिंग उस ओर देखकर कहती है, यंग मास्टर सावधान रहिए। तभी किंगी का फादर आकर उस पर्सन पर अटैक कर देता है जिससे वह पर्सन जाकर दूर गिरता है। किंगी अपने फादर को अटैक करता देख खुश हो जाती है। उसका फादर कहता है, इस कल्टीवेशन में सच में कुछ है। इस स्ट्रेंथ के साथ मैं एक ही हिट में माउंटेन बियर को मार सकता हूँ। यंग मास्टर के वर्ड्स प्लीसेंट नहीं है। ये सभी पावर के भूखे ग्रीड और इसी तरह की बातें करते हैं, पर अचानक से मुझे इन बातों ने जगा दिया। किंगी अपने फादर को जाकर हक कर लेती है। उसका फादर कहता है, तुम जानती हो मैं इसे नहीं चाहता हूँ। सच में किंगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी एक गुड लाइफ जीना चाहता हूँ। किंगी अपने फादर की बातें सुनकर रोने लगती है। उसका फादर कहता है, मैं बस तुम्हारी रक्षा करने के लिए एबिलिटी रखना चाहता हूँ। मैं इस कल्टीवेशन को छोड़ता हूँ, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। और किंगी के फादर की लाइफ एनर्जी कम होने लगती है। एमसी किंगी के फादर को खड़े होकर देखता रहता है। हरे बाल वाला पर्सन हंसते हुए कहता है, इमोर्टल मास्टर ने तुम्हें पनिश किया है। तभी उसके और सभी की बॉडी से लाइफ एनर्जी कम होने लगती है। यिंग एमसी के आगे आकर कहती है, यह बहुत बुरा हुआ। यिंग एमसी के आगे आकर कल्टीवेशन पोज में बैठ जाती है और अपने कर्ज को हटाने की कोशिश करने लगती है। एमसी यिंग की फिक्र करते हुए उसका नाम लेता है। टिंगटिंग कहता है, होस्ट केयरफुल रहिए, उस इविल कल्टीवेटर की अटेंशन आप पर आ गई है। एमसी टिंगटिंग को घूरने लगता है। टिंगटिंग एमसी से पूछती है, तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर करके कोई मिस्टेक कर दी है? वह स्टैचू कहती है, प्योर एनर्जी, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एसेंस एंडलेस फ्लो हो रहा है। किंगी और उन सभी की बॉडी से स्पिरिचुअल क्यूआई निकलने लगती है। किंगी के फादर कहता है, किंगी तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? हरे बाल वाला पर्सन कहता है, किसने सोचा था कि एवंस मुझ पर इतना मेहरबान होगा कि मुझे आज इतनी इमोर्टल कल्टीवेशन प्राप्त होगी। एमसी कहता है, तुम पर सच में शोषण, दमन और मानसिक नियंत्रण किया जा रहा है। यह प्रत्येक जगह पूरी तरह से पॉइजनस है। वह स्टैचू क्रीपी हंसी हंसते हुए कहता है, कितनी ही अच्छी रिच इमोर्टल फेट है। यदि तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मुझे इसे क्यों नहीं सौंप देते? वहीं वह डिमोनिक स्पिरिट भी पजेस्ट हो जाती है। किंगी की बॉडी से वह इविल कल्टीवेटर कहता है, मुझे तुम्हारी बोन्स, फ्लैश और ब्लड को बॉयल करके एक पावरफुल एलेक्जर बनाने दो। एमसी उस इविल कल्टीवेटर को ऐसा देखकर मुस्कुराने लगता है। वह किंगी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, देखते हैं तुम कितने पैसिनेट हो। मैं लगभग तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए बैड फील करता हूँ। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझे पूरी तरह से समझ लिया है? तभी एमसी का शिप आ जाता है। वह बोट एमसी के ऊपर आ जाती है। एमसी उससे कहता है, तुम ज्यादा बोलते हो, यह बहुत एनोइंग है। तो फिर तुम अपनी इच्छा से इस ब्राइडल कस को क्यों नहीं तोड़ देते? तुम क्या सोचते हो, क्या मुझे इस कर्फ्ड स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना चाहिए? प्रीस्ट के अंदर से वह इविल कल्टीवेटर कहता है, यह तो एक सेलेस्टियल शिप है। मुझे मत बताओ कि तुम इस सिटी के बैरियर को ब्रेक करने के लिए एक सेलेस्टियल शिप का यूज करने का प्लान बना रहे हो। इमोर्टल एलायंस पैक्ट। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और हमारा एमसी फायर करने का ऑर्डर दे देता है। इविल कल्टीवेटर फायर का नाम सुन के हैरान हो जाता है। शिप अपना अटैक सिटी बैरियर पर कर देता है। प्रीस्ट अटैक को देखकर डर जाता है। जुगाओ कहता है, यंग मास्टर, सिटी बैरियर टूट चुका है, अब आपका नेक्स्ट मूव क्या है? एमसी कहता है, बहुत अच्छे ओल्ड जू, अगला अटैक स्टैचू पर करो। वह सिर्फ अपना अटैक चार्ज करके स्टैचू पर कर देता है।
यानफेन कहता है बहुत सही। वह कल्टीवेटर कहता है जैसे कि मेरी चूजन डेस्टिनी से उम्मीद थी। मैंने तुम्हारे करेज को अंडर एस्टिमेट किया। तुमने सच में इमोर्टल अलायंस पैक्ट के रूल को वॉयलेट करने की हिम्मत की और सिटी में सेलेस्टियल शिप का यूज किया। वह इविल कल्टीवेटर उस प्रीस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ देता है। जब वह अपने होश में आता है तो वह अपने चारों ओर देखकर कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। वह इविल कल्टीवेटर सभी के ऊपर से अपना पोजीशन छोड़ देता है। किंगी का फादर कहता है डॉटर। हरे बाल वाला पर्सन और डीमन स्पिरिट भी अपने होश में आ जाते हैं। टिंगटिंग एमसी से कहती है उसने अचानक अपना कंट्रोल क्यों छोड़ दिया, क्या उसने गिव अप कर दिया। एमसी कहता है नहीं, वह मुझे एक और डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रहा है। टिंगटिंग कहती है एक और डिफिकल्ट सिचुएशन से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं स्टैचू की ओर देखो, इमोर्टल मास्टर की स्टैचू में क्रैक्स कैसे हो सकते हैं। प्रीस्ट कहता है यहाँ क्या चल रहा है। सभी पर्सन ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं देखो वह क्या है, वह तो एक ह्यूज शिप है। दूसरा पर्सन कहता है क्या इस सेलेस्टियल शिप ने स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया है। वही पहला पर्सन कहता है उस सेलेस्टियल शिप को अभी रोको। टिंगटिंग कहती है यह बहुत ट्रबलसम है कि ये बिलीवर्स कितने कट्टर हैं। यदि तुम फिर से अटैक करना चाहते हो तो ये बिलीवर्स मारे जाएंगे। एमसी कहता है लगता है उसने मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। ब्राइडल कर्स को तोड़ने के लिए इन बिलीवर्स को मार डालो या इन बिलीवर्स को छोड़ दो और इस इविल कल्टीवेटर को जाने दो। होस्ट तुम क्या करना चूज करोगे। एमसी कुछ सोचने लगता है और अपने आप को थप्पड़ मारकर एक गहरी सांस छोड़ता है। वहीं टिंगटिंग एमसी को इतना परेशान होता देखकर सोचती है फाइनली वह एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वह अपनी फैमिली स्टेटस पर रिलाई नहीं कर सकता। केवल पावरलेसनेस ही होस्ट को इम्प्रूव करने में मदद करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद एमसी कहता है मैंने चूज कर लिया। वहीं टिंगटिंग बड़े ही स्माइल करते हुए सोचती है शायद इस डिफिकल्ट सिचुएशन के माध्यम से मैं उसके माइंड सेट को बदलने में गाइड कर सकती हूँ। एमसी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है मैं कमजोरी चुनता हूँ। टिंगटिंग यह सुनकर हैरान हो जाती है और एमसी को समझाते हुए कहती है होस्ट मैं समझती हूँ कि यह एक डिफिकल्ट चॉइस है पर यह काम चोरी चुनने का टाइम नहीं है। एमसी कहता है सिंपल, चूंकि यह एक थॉटफुल चॉइस है इसलिए मैं कोई भी चॉइस नहीं करूंगा। उन्हें स्वयं ही सर्वाइव या अपने फेथ को फॉलो करने में से किसी एक को चूज करने दो। एमसी जुगाओ से कहता है जुगाओ फायर करना जारी रखो। वे सभी एमसी की बात सुनकर उससे कहते हैं यह तुम हो जिसने इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए शिप का यूज किया है। प्रीस्ट कहता है तुम साहसी बदमाश, तुम्हारी एक सेक्रेट स्टैचू को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम्हें डिवाइन रिट्रिब्यूशन का डर नहीं है। यदि तुम स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे बॉडी की बीच से गुजरना होगा। एमसी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी चॉइस को रेस्पेक्ट करता हूँ और शिप उस पर अटैक कर देता है। वह अटैक जाकर उस पर्सन को लगता है जिससे वह पर्सन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सभी लोग उस पर्सन को मरता देखकर डरते हुए कहते हैं वह सच में मर गया। इमोर्टल मास्टर ने यह नहीं कहा था कि लोग मारे जाएंगे। हरे बाल वाला पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सच में यह करने की हिम्मत कैसे की। इमोर्टल मास्टर तुम्हें जरूर पनिश करेंगे। एमसी कहता है तुम अभी इमोर्टल मास्टर का नाम ले रहे हो, तुम्हारा इमोर्टल मास्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। वह गुस्सा होकर कहता है या तो अलग हट जाओ या यहीं रुके रहो, तुम जो भी चुनोगे यह तुम्हारी चॉइस पर निर्भर है, तुम्हें जो भी चुनना है वो चुनो। वह जुगाव से कहता है फायर करना जारी रखो। वहीं एक पर्सन बहाना बनाते हुए कहता है मुझे अभी अभी घर पे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी घर जाऊंगा। वहीं सभी लोग उसकी बात सुनकर कहते हैं मेरे लिए रुको, मुझे भी घर पर कुछ काम याद आ गया इसलिए मुझे भी काम करने की जरूरत है। मुझे सच में कोई इमोर्टल बनने की जरूरत नहीं है। और वे सभी उस जगह से जाने लगते हैं। तभी कुछ शॉट्स आकर शिप पर लगती हैं और उन्हीं शॉट्स पर आकर कुछ मार्क्स वाले पर्सन खड़े हो जाते हैं। वे लोग कहते हैं इमोर्टल अलायंस के तहत मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत नो फ्लाई जोन से हट जाओ और हमारे अंडर आ जाओ। जुगाओ एमसी से तलिस्मान के थ्रू कहता है यंग मास्टर राइटियस कल्टीवेटर्स आ गए हैं, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। हरे बाल वाला पर्सन हंसते हुए कहता है फाइनली कोई उसे स्टॉप करने के लिए यहाँ आ गया। अब इस बच्चे को राइटियस कल्टीवेटर द्वारा पनिश किया जाएगा। एमसी कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है यदि वे राइटियस कल्टीवेटर हो या नहीं, भले ही मुझे हेवलनी किंग यहाँ स्वयं पनिश करने क्यों ना आ जाएं। तभी भी मैं यही ऑर्डर देता हूँ कि इस आइसवेयर स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो। जुगाओ एमसी का ऑर्डर लेकर फिर से फायर कर देता है जिससे स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमसी इमोर्टल अलायंस पैक्ट का नाम सुनकर अपने फोर्थ अंकल के साथ हुई कन्वर्सेशन को याद करता है जहाँ एमसी ने अपने फोर्थ अंकल से पूछा था इमोर्टल अलायंस क्या है। उसके फोर्थ अंकल ने उसे बताया कि कल्टीवेटर के मैजिकल ट्रेजर्स की पावर बहुत ग्रेट होती है पर हर समय जब वे मैजिकल ट्रेजर्स का यूज करते हैं तो 4
चारों ओर एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो एक लंबे समय पहले कल्टीवेटरों के एक ग्रुप ने डिफरेंट सेक्ट्स के साथ एक इमोर्टल अलायंस समझौते पर साइन किया, जिसमें मोर्टल वर्ल्ड की रक्षा के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। इमोर्टल अलायंस पैक्ट पर सिग्नेचर होने के बाद कल्टीवेटरों के एक ग्रुप को राटियस कल्टीवेटर कहने लगे। एमसी कहता है, मैं समझ गया, यह अच्छी बात है। फोर्थ अंकल एमसी को बताते हुए कहता है, उसी समय वेरियस फोर्सेस ने उन्हें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए ताकि वे उन रिसोर्सेज का यूज करके डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ बार कर सकें, ताकि मोर्टल वर्ल्ड को कैओस से बचाया जा सके। उस समय जो भी लोग अलायंस में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड थे वे ज्वाइन हो गए। इसी वजह से कुछ टाइम तक वर्ल्ड पीस में आ गया। एमसी कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कहानी में कोई मोड़ है। फोर्थ अंकल कहता है, एक मोड़ नहीं, वास्तव में नहीं। प्रेजेंट में उस सिटी के सभी लोग कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जुगाओ एमसी से कहता है, यंग मास्टर, राटियस कल्टीवेटर आपकी ओर आ रहे हैं। एमसी कहता है, बिल्कुल सही, आप मुख्य बिंदु को बहुत अच्छे से समझते हैं। राटियस कल्टीवेटर्स एमसी के पास आकर उससे कहते हैं, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। तुमने न केवल इमोर्टल अलायंस पैक्ट को वायलेट किया बल्कि इमोर्टल बर्ड को सिटी में उड़ाया, और साथ ही तुमने दाओइस्ट ब्रदर जियान हुओ की सैक्रेड सेरेमनी को इंटरप्ट भी किया। आज मैं राटियस कल्टीवेटर की तरफ से तुम जैसे पर्सन को पनिश करने और इविल को खत्म करने के लिए कदम उठाऊंगा। एमसी उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, कितनी ही इंटरेस्टिंग बात है, बुराई को पनिश और इविल को खत्म करना। किंगी एमसी के सामने आकर कहती है, नहीं, यंग मास्टर कोई बुरे पर्सन नहीं है, वह इमोर्टल मास्टर ही रियल विलन है। वह राटियस कल्टीवेटर अटैक करते हुए कहता है, वो लोगों को मूर्ख बना रहा है, वह मरना डिजर्व करता है। वहीं उसके पीछे खड़ा दूसरा कल्टीवेटर उसे रुकने को कहता है। वह उसका अटैक रोकने के लिए अपना अटैक उसके पीछे कर देता है ताकि उससे पहले वाले कल्टीवेटर का अटैक डिस्ट्रॉय हो सके। पहले वाले कल्टीवेटर का अटैक किंगी को लगने वाला होता है, तभी हमारा एमसी उसके आगे आ जाता है। टिंग जल्दी से आकर एक कार्ड का यूज करती है जिससे एमसी के चारों ओर शील्ड बन जाती है, जिससे टकराकर उनका अटैक खत्म हो जाता है। अपने अटैक को इतनी आसानी से खत्म होता देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। टिंग खुशी से रोते हुए कहती है, फाइनली मेरा एक बार यूज तो हुआ। एमसी एक टोकन पकड़कर सोचता है, छोड़ो उसे खुश रहने दो, लगता है वह बहुत प्रेशर में है और पागल होने की कगार पर है। एमसी किंगी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। किंगी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरा कल्टीवेटर पहले से कहता है, यहाँ अभी भी मोर्टल मौजूद हैं, तुम कैसे उस पर अटैक कर सकते हो। पहला कल्टीवेटर कहता है, अपने काम से काम रखो। एमसी उनसे कहता है, क्या राटियस कल्टीवेटर इस तरह से दुनिया की रक्षा करते हैं। पहला कल्टीवेटर कहता है, हर राटियस कल्टीवेटर कैसे काम करता है यह तुम्हें तय करने का अधिकार नहीं है। एमसी पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि लियू गुआंग सिटी में उस डेमन का उपदेश चल रहा था और वह लोगों को सैक्रिफाइस कर रहा था। पहला कल्टीवेटर कहता है, तो क्या हुआ अगर हमें पता था। एमसी कहता है, तुम्हें पता था कि वह उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और तुमने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। वह कल्टीवेटर कहता है, इमोर्टल अलायंस संधि जियांग हु को उपदेश देने से मना नहीं करता। इसके अलावा यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कोई भी इन पर विश्वास करने के लिए फोर्स नहीं करता, तो हम इन पर इंटरफेयर क्यों करें। एमसी कहता है, इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का योजना करना कोई ऐसी बात नहीं है जो वह कल्टीवेटर अकेले कर सके। तो क्या तुम राटियस कल्टीवेटर्स का भी इसमें हाथ था। वह कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं तुम्हें बताऊं तो दाओस्ट ब्रदर जियांग हु हमारे राटियस कल्टीवेटर के साथ रजिस्टर्ड है और वह रूल्स के अकॉर्डिंग उपदेश करता है। क्या तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। एमसी कहता है, एक ही बार में तुम्हें मार देना मेरे गुस्से को बाहर निकालने के लिए इनफ नहीं होगा। वह कल्टीवेटर एमसी के पास आते हुए कहता है, राटियस कल्टीवेटर का रूल एक्सटर्नल थ्रेट्स के विरुद्ध यूनाइट होना है। यदि तुम आज मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो नो मैटर तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर तुम्हें राटियस कल्टीवेटर का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसे सहन करने की कॉस्ट उठा सकते हो। एमसी गुस्सा होकर कहता है, सिर ऊपर करके बात करना बहुत थका देने वाला है। जुगाओ उस पर अटैक करके नीचे लाओ। तभी जुगाओ उस कल्टीवेटर के पीछे आ जाता है। वह कल्टीवेटर उसको सेंस करके उस पर अटैक कर देता है। जुगाओ उसके अटैक से डॉज करता है और अपने पंच से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह कल्टीवेटर नीचे गिर जाता है और जुगाओ भी एमसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह कल्टीवेटर गुस्सा होकर कहता है, तुम डेथ की मांग कर रहे हो। टिंग एमसी के पास आते हुए कहती है, होस्ट आपने एक मिशन को ट्रिगर किया है, आप दुविधा में फंसे हैं। क्या आप इन करप्ट और हार्मफुल राटियस कल्टीवेटर के आगे झुकना चाहोगे या फिर कायर बनकर उनसे माफी मांगोगे। एमसी कहता है, अब तुम अपना स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं छिपा रही हो।
टिंग कहती है बातें करना बंद करो और जल्दी से एक को चुनो। एमसी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम हमेशा मुझे चुनाव करने पर क्यों फोर्स करती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे चुनाव करने से सबसे ज्यादा घृणा है। वह एक कॉइन निकाल कर कहता है तो सब कुछ भाग पर छोड़ो। हेड आया तो तुम जिंदा रहोगे, अगर टेल आया तो तुम मारे जाओगे। वह कल्टीवेटर पूछता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। एमसी अपना कॉइन उछालते हुए कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। अब हमारा सीन मैपल फॉरेस्ट की ओर आता है। एक केव में स्पाइडर का कुकून रखा होता है। उसी कुकून से वह इविल कल्टीवेटर बाहर आता है। वह बहुत इंजर्ड होता है। वह रेंगते हुए आगे बढ़ता है और कहता है लिन वाइलिंग, क्लियरली मैंने बहुत पहले ही केयरफुल रहने की शपथ ले ली थी। यह सिर्फ जियांग हो की एक स्टैच्यू है। अगर यह डिस्ट्रॉय हो गई तो हम दूसरी बना लेंगे। हेवंस मुझे सौभाग्य प्रदान करे जिससे मुझे एक टेस्टी फूड मिले जिसकी तुलना एक स्वादिष्ट फूड से की जा सके। अगर मैं उसकी क्यूआई खा लूं तो अन्य हजारों से बहुत अच्छा होगा। मुझे पावर चाहिए। इस बॉडी पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं इतना भूखा हूं कि मुझसे कोई स्पेल भी नहीं पढ़ा जा रहा। वह अपने हाथ को देखता है और अपने हाथ से ब्लड पीने लगता है। वह अपना ब्लड पीकर कहता है आखिरकार कुछ पावर मिली। आखिरी बार मैंने कब ब्लड पिया था मुझे पता भी नहीं। मैं एपेटाइजर खा सकता हूँ। अब मेन फूड का टाइम है। हालांकि इससे 3 से 4 दशमलव पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस टेस्ट को चखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये कीड़े मकोड़े हों। मैं खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मैं सच में खुद को नहीं रोक सकता। अब हमारा सीन लुओगांग सिटी की ओर आता है। हम देखते हैं कि पहले वाले कल्टीवेटर को किसी ने पीछे से स्वॉर्ड मार दी होती है। वह अपने अंदर स्वॉर्ड धसा देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या। एमसी और टिंग भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं जिससे टिंग का मिशन फेल हो जाता है। एमसी कहता है यह सच में मैं नहीं था। दूसरे वाले कल्टीवेटर ने उसे स्वॉर्ड मारी होती है जिससे देखकर बाकी कल्टीवेटर्स घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दूसरा कल्टीवेटर उन सभी को मार देता है। तभी एमसी का कॉइन नीचे गिरता है। दूसरा कल्टीवेटर कहता है यंग मास्टर लुओ अपने हाथ गंदे मत करिए। अन्य लोग राटियस कल्टीवेटर को नहीं मार सकते, लेकिन यह राटियस कल्टीवेटर्स एक दूसरे को मार देते हैं, तो राटियस कल्टीवेटर से रिवेंज लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने लूप कंप्लीट कर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो। वह कल्टीवेटर कहता है मैं आपको नहीं जानता, पर मैं लकी था कि मुझे इमोर्टल लुओ मैंसन की थॉटफुल बोर्ड देखने का चांस मिला। इसे देखते हुए आपकी पहचान का गेस लगाना कठिन नहीं है। एमसी यह सुनकर हैरान हो जाता है। एमसी कहता है मैं समझता हूँ, क्या तुम्हें मुझे यह बताने में संकोच करोगे कि अब तुम्हारा यह करने का क्या पॉइंट है। वह कल्टीवेटर एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है यंग मास्टर लुओ, कृपया मेरी दृष्टता को क्षमा करें, लेकिन मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि वे मरना डिजर्व करते थे। जू गाव यिंग के पास आकर कहता है लॉर्ड यिंग, क्या आप ठीक हैं? आपको फेल होता देखना बहुत रेयर है। जू गाव की बातें सुनकर यिंग गुस्सा होने लगती है। एमसी उस कल्टीवेटर से पूछता है मुझे बताओ वे डेथ क्यों डिजर्व करते थे। वह कल्टीवेटर एमसी को बताता है आधे साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि ये राटियस कल्टीवेटर भी कुछ इनह्यूमन एक्ट्स करते हैं, तो मैंने तुरंत अपने हायर्स को यह रिपोर्ट की, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला और वह कल्टीवेटर मेरे पास आया और मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। एमसी उसकी बात सुनकर कहता है इंटरेस्टिंग। वह कल्टीवेटर कहता है न्यूमो के अनुसार राटियस सेक्ट को इसके बारे में रिपोर्ट की गई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि हायर ऑफिसर्स ने इस बारे में चुप रहना ही उचित समझा। एमसी कहता है ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक टॉलरेंस नहीं है, बल्कि किसी ने इस सॉर्सरस के एक्शन को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है। वह कल्टीवेटर कहता है हाँ, आप और मैं एक जैसा सोचते हैं, इसलिए मैं उन कल्टीवेटर के साथ मिल गया। इन दिनों मैंने स्वयं ही देखा कि इस सॉर्सरस ने लोगों को किस तरह ट्रीट किया और राटियस पाथ के जिन लोगों को मोटल लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन भी नहीं की और उस इविल कल्टीवेटर के साथ मिलकर उनका शोषण किया और उन्हें मार डाला। एमसी कहता है तो फिर आज तुमने उन्हें मारने की हिम्मत क्यों की। वह कल्टीवेटर कहता है यह सिर्फ आपकी वजह से है यंग मास्टर लुओ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस मामले की जांच नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपके बैकग्राउंड पर भरोसा करके आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया।
ताकि हंगामा हो और राइटियस पाथ के सेक्ट के हायर ऑफिसर्स का ध्यान अट्रैक्ट हो सके। यंग कहती है, यंग मास्टर क्या यह सही है? एमसी कहता है, कोई बात नहीं। एमसी उस कल्टीवेटर से कहता है, तुम हत्या करने के लिए दूसरों का यूज करना चाहते थे, लेकिन फिर तुमने खुद ही ऐसा क्यों कर दिया? वह कल्टीवेटर कहता है, यह राइटियस सेक्ट का इटरनल मैटर है, मैं आपको अपने हाथ गंदे करने नहीं दे सकता था। एमसी कहता है, राइटियस सेक्ट में किसी कंपेनियन की मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है? वह कल्टीवेटर कहता है, बिना किसी संदेह के डेथ। एमसी कहता है, क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है? वह कल्टीवेटर कहता है, हत्या से पहले पछतावा हुआ, पर हत्या के दौरान घबराहट हुई, लेकिन हत्या के दौरान रिलीफ महसूस हुआ, इसलिए मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। एमसी कहता है, ओह, तुम्हें पता है कि मुझे ट्रबल से नफरत है। वह कल्टीवेटर कहता है, निश्चिंत रहें, ये दोनों इमोर्टल सेक्ट के मेंबर मेरे द्वारा मारे गए हैं, इससे आपको या आपकी इमोर्टल लुओ फैमिली के साथ कोई भी उलझन नहीं होगी। आगे क्या होगा इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वह इविल कल्टीवेटर बाल बाल बच गया, उसकी चिंता मत कीजिए यंग मास्टर। तभी एमसी उस शील्ड को हटा देता है जिससे उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वह कल्टीवेटर और टिंगटिंग हैरान हो जाते हैं। टिंगटिंग कहती है, चलो बिना रुके इसको फिर से शुरू करते हैं। उस कर्स से एमसी की स्पिरिचुअल क्यूआई उस कल्टीवेटर के पास जाने लगती है। जू गाओ और यंग भी एमसी की चिंता करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर। एमसी कहता है, ऐसा घटित हुए बिना कि इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वह कल्टीवेटर कहता है, यह वही सॉर्सरर है जो दूर से ब्राइडल कर्स को फोर्सफुली एक्टिवेट कर रहा है। यह काम उसके लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्या वह पागल हो गया है जो वह ऐसा कर रहा है? एमसी कहता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसने अचानक मुझे ही क्यों निशाना बनाया। टिंगटिंग अपना मुंह मोड़ लेती है। वह कल्टीवेटर कुछ स्पेल पढ़कर कहता है, यंग मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं ब्राइडल कर्स के माध्यम से उसकी करंट लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। मैं आपके लिए फ्यूचर की डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए अभी जाकर उसे मार डालूंगा। एमसी उसे मना करते हुए कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह जुगाओ से कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा करो। जुगाओ कहता है, जी यंग मास्टर। हमारा सीन उसी इविल कल्टीवेटर की ओर आता है। वह कल्टीवेटर खुश होकर कहता है, मुझे ऐसी ही अच्छी क्वालिटी की क्यूआई चाहिए। यह क्यूआई उन सभी से ज्यादा बेहतर है। मोर्टल वर्ल्ड से किसी लड़के को परीक्षण के लिए चुन लेना इनफ है। यह ऐसे है जैसे कि कुछ इमोर्टैलिटी। उस दिन मेरे मन में इमोर्टैलिटी की लालसा अजीब तरह से उभर आई। यह इमोर्टैलिटी का एक थॉट था। वह अपने पास्ट की बातें सोचता है। जब मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर था, मैं लगातार इमोर्टैलिटी के लिए कल्टीवेट करता रहा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। मेरे कल्टीवेशन ने मुझे कुछ भी इमोर्टैलिटी में प्रोग्रेस नहीं कराई, जिससे मैं सोचने लगा कि इमोर्टल लाइफ लिमिटेड है, डाव फ्रूट ऑब्टेन करना हार्ड है। मैं इससे अनिच्छुक था। जब मैं इमोर्टैलिटी को ऑब्टेन करने के लिए अपने घर से जाने लगा, तब मेरी मदर ने कहा कि चाइल्ड, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इमोर्टैलिटी का पीछा मत करो और अब और अधिक कल्टीवेट मत करो। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब मैंने अपनी मदर से कहा, मदर आप मुझे नहीं समझती हो, आप अज्ञानी हो, इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि आपने कभी भी कल्टीवेट का एंजॉय नहीं किया है। मैंने अपनी मदर को कल्टीवेट करने के लिए एक पिल दी और कहा कि यह आपको कल्टीवेट कराने के लिए हेल्प करेगी। उस पिल को खाने के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। तब मैंने अपनी मदर की डेथ बॉडी को देखकर कहा कि यह मोर्टल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक बार मुझे एक बुक मिली जिसका नाम 5 प्रोफाइंड इंसेंस स्पेक्ट्रम था। वह लगातार एमसी की क्यूआई एब्जॉर्ब करने लगता है। वह एमसी की क्यूआई को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, यह हेवन है। वह हंसते हुए कहता है, जल्दी मेरा ट्रिबुलेशन आ रहा है। मेरा गैस सही था, ऐसी क्यूआई सच में मुझे इमोर्टल बनने में हेल्प कर सकती है। अब हमारा सीन एमसी की ओर आता है। एमसी एक ओल्ड मैन की ओर आते हुए कहता है, आपको देखकर लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वह ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, 4 सीजन की स्ट्रेंज फॉरेस्ट की नेचुरल स्पेक्टिकल फॉर्मेशन सच में एक मास्टरपीस है। मैंने कई दिनों तक इस पर स्टडी की और इसके एसेंस के केवल 2 से 3 भागों को ही दोहरा सका। एमसी पूछता है, क्या यह इनफ है? वह ओल्ड मैन कहता है, टाइम थोड़ा कम था। मूल रूप से मैंने प्लान बनाया था कि किंग ही को लीड बनाकर फॉर्मेशन बनाई जाए, उस सॉर्सरर को निशाना बनाया जाए और डिवाइन गार्ड से उसे पकड़वाया जाए ताकि किंग ही के लिए कर्ज को हटाया जा सके। लेकिन अब हमें अचानक फॉर्मेशन तैयार करनी है तो डिवाइन गार्ड्स को भेजना पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि कुछ वस्तुएं भेजना अभी भी मुमकिन है। एमसी कहता है, यह इनफ होगा। वह अपनी ट्रिबुलेशन थंडर बॉल निकाल कर कहता है, चूंकि वह इविल कल्टीवेटर कहता है कि मैं उसकी इमोर्टैलिटी का चांस हूँ,
मुझे अपने उस ओल्ड फ्रेंड को एक हेवनली ट्रिबुलेशन शो करना होगा। वह ओल्ड मैन स्पेल पढ़कर अपने पास रखा बॉक्स खोल देता है। उस बॉक्स से कई सारे तलिस्मान निकलने लगते हैं। वह तलिस्मान जाकर एक फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं। एमसी उस फॉर्मेशन को देखकर कहता है, क्या यह फॉर्मेशन 4 सीजन्स के स्ट्रेंज फॉरेस्ट के स्पेक्टिकल रूट से निकाली गई है? वह ओल्ड मैन कहता है, जी यंग मास्टर, यह वही फॉर्मेशन है। हालांकि यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी भी इसमें कुछ कमी है, अभी भी कुछ जोड़ है जिन्हें चमकाने की जरूरत है यंग मास्टर। आप इसे अभी डाल सकते हैं। एमसी अपनी थंडर बॉल उस फॉर्मेशन के सेंटर में डाल देता है। उस थंडर बॉल से उस फॉरेस्ट के ऊपर ट्रिबुलेशन अपीयर हो जाता है। वह इविल कल्टीवेटर एमसी की थंडर ट्रिबुलेशन की थंडर को देखकर कहता है, ट्रिबुलेशन क्लाउड्स अभी तक नहीं बना है, फिर हेवनली ट्रिबुलेशन ही क्यों आ गया? जिससे वह खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या यह सच है कि हेवनली ट्रिबुलेशन भी मेरा पाथ प्रूव करने के लिए उत्सुक है? यह बहुत अच्छा है, तो फिर इस हेवनली ट्रिबुलेशन को मेरे डाव को प्रूव करने दो। तभी हेवनली ट्रिबुलेशन उसके ऊपर आने लगती है। ट्रिबुलेशन को अपने ऊपर देखकर वह घबरा जाता है। वह घबराकर अपने आप से कहता है, इस हेवनली ट्रिबुलेशन की पावर इतनी ज्यादा क्यों लगती है? वह ट्रिबुलेशन बहुत तेजी से उसके ऊपर गिरने लगती है। एमसी देखकर कहता है, कितनी दुख की बात है, मैं इसे लाइव नहीं देख सकता। क्या वो उस ओल्ड फ्रेंड को थैंक्स करेगा जिसने इस ट्रिबुलेशन को दूर किया? वह कल्टीवेटर कहता है, यंग मास्टर, जो आपने अभी अभी ट्रेजर फेंका है, ऐसा लगता है उसमें ट्रू इमोर्टल ऑरा के ट्रेसेस हैं। एमसी बताता है, क्योंकि यह ट्रू इमोर्टल के ट्रिबुलेशन द्वारा बनाई गई है। वह कल्टीवेटर हैरान होकर कहता है, क्या ट्रू इमोर्टल ट्रिबुलेशन का यूज करके एक थंडर बॉल बनाई गई है? तभी किंगी का खर्च हटने लगता है। किंगी का फादर कहता है, क्या गलत है? सभी लोगों का भी कर्ज हट जाता है। यिंग उन्हें देखकर कहती है, ब्राइडल कर्ज हट चुका है। डिमोनिक पाथ से मिली पावर अब बिना जड़ के प्लांट बन गई है और गायब होने लगी है। एमसी कहता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छी मैरिज का जोड़ा भी लाइफ टाइम तक नहीं पहना जा सकता। एमसी यिंग से पूछता है, अब तुम्हारी बॉडी कैसी है? यिंग कहती है, यंग मास्टर, आप चिंता मत करिए, मेरी बस थोड़ी वाइटल एनर्जी कम हुई है। यंग मास्टर ने समय रहते उस स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए मेरी फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एमसी उसकी बात सुनकर कहता है, यह बहुत अच्छी बात है। टिंग एमसी के पास आते हुए कहती है, होस्ट, अभी सबसे अच्छा पार्ट आना बाकी है। एमसी टिंग की बात नहीं समझ पाता। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ओवरकिल को कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने एक हिडन टास्क अचीव किया है। मेरे लिए रेलम सिर्फ वर्ड्स हैं, तुम किलर के रेलिक्स को रिसीव करोगे। टिंग हंसती हुए कहती है, इस टाइम तुमने अपना काम खुद ही कंप्लीट कर लिया। तभी एमसी के अंदर कुछ पावर आने लगती है, जिससे उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और वह इमोर्टैलिटी की ओर आगे बढ़ने लगता है। टिंग स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुमने सच में सोचा था कि वह सारी बैटल एनर्जी उस कल्टीवेटर के लिए थी? जब वह मर गया तो उसकी कल्टीवेशन मेरी वाइटल एनर्जी से रुक गई। हेवन एंड अर्थ पर बिखरी हुई वाइटल एनर्जी को मेरे द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है। इसे इमोर्टल वाइटल एनर्जी पर छोड़ दिया गया, इसको अच्छे से एंजॉय करो। तभी एमसी तुरंत शांत हो जाता है। टिंग एमसी की ओर देखकर कहती है, क्यों, तुम इतने शांत क्यों? एमसी उसे इग्नोर कर देता है। यिंग एमसी से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? एमसी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। यिंग पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं? मुझे आपको आराम के लिए वापस ले जाने दो। एमसी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टिंग अचानक से सोचती है, यह कैसे पॉसिबल है? यह एक हाई लेवल के कल्टीवेटर के डेथ के बाद छोड़ा गया आक्रोश है। कोई ऐसा मोर्टल पर्सन जिसने अभी अभी अपनी सोल को कंडेंस भी नहीं किया है, वह इससे कैसे अनअफेक्टेड रह सकता है? वह कल्टीवेटर कहता है, यंग मास्टर लुओ। एमसी स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा, मैं मुसीबत से बचना चाहता हूँ। वह कल्टीवेटर सोचता है, जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी काम नहीं कर रहा।